गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव आप लोग फील करते हैं एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और हमें खुशी होती है कि जब हमारा प्रयास आपको एग्ज़ाम हॉल में दिखने को मिलता है। अभी हाल ही में बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम 68 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम हुआ जिसमें आपको अधिकतर क्वेश्चन आपको दैनिक जागरण और यूपीएससी सीएससी बैच जो चलाया जा रहा है यूपीएससी और पीसीएस स्तर के, जिसमें बीपीएससी के भी हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया गया और डायरेक्ट प्रश्न जो थीम है प्रश्न का उस वो टैली हुआ है। तो और बहुत से लोगों का कमेंट भी आया है जो सकारात्मक, उसे हमें और भी मजबूत करता है। तो लगातार हमारा प्रयास रहेगा और भी हम मजबूत होकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सके। और जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का जल्द से जल्द पूरा हो और उसके बाद हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट हो और भी बेहतर तरीके से उसके बाद आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके। तो आप हमारा सहयोग ज़रूर कीजिए, अपने दोस्त सहपाठी जो भी हो सभी लोगों के साथ युक्ति है इसको शेयर कीजिए सपोर्ट करने के लिए। और हमें जो एक टारगेट है उसके बाद हम लोग पहुँच कर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो देखिए आपको यह जो आज का न्यूज़ है, यूपीएससी जीएस पेपर 2 आंतरिक सुरक्षा, आतंकी तस्कर और गैंगस्टर गठजोड़ के विरुद्ध 324 जगहों पर छापे पड़े। इससे पहले भी कुछ महीने पहले भी एनआईए का छापा देश के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा था जिसमें बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आई थी। और ये मैं आप लोगों को लगातार इस पर न्यूज इसलिए कवर करवा रहा हूँ कि आने वाले समय में आपको है ना आंतरिक सुरक्षा से प्रश्न जरूर पूछेगा, वो अब यूपीएससी में हो या स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम में। रीज़न इसके पीछे है कि हाल फिलहाल के जो महीने रहे हैं उसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत हलचल रही है, तो जिसमें एनआई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो एनआई पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, तो इसलिए प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट पर जाइएगा, दैनिक जागरण के 2022 का वीडियो और 2023 का वीडियो आप जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे होगा क्या, जो भी टॉपिक के स्टैटिक्स पार्ट कवर हो चुके हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। रीजन उसके पीछे है कि आने वाले समय में है ना वही आपको काम देने वाला है, क्योंकि स्टैटिक्स चेंज नहीं ना होगा और यह कितनी दफ़ा आएगा स्टैटिक्स। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, एनआई ने इसके लिए क्या सा ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है। तो ऑपरेशन ध्वस्त क्या है, तो ये तो पहले पीटी फैक्ट प्रश्न के तौर पर भी आएगा और इससे संबंधित आपको किन राज्यों में चलाए गए ये भी पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर एनसीआर, दिल्ली के आसपास, पंजाब, मध्य प्रदेश, आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में आपको स्थानों पर 129 स्थानों पर छापे मारे हैं। तो ऑपरेशन ध्वस्त किससे संबंधित है, तो एनआईए से संबंधित है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से संबंधित है। किस मामले में है, तो आतंकी तस्कर गैंगस्टर के संबंध में। तो ये प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है। यहाँ से प्रश्न आपको यह मेंस के तौर पर पूछ सकता है कि हालिया दशकों में आंतरिक सुरक्षा भारत का एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आया है। हाल के दिनों में भारत के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस प्रकार इससे निपटने के लिए शासन प्रशासन के साथ कार्य कर रही है। आप अपनी राय या अपने आप विवेचना के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है, तो इस संदर्भ में भी आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और इसका आंसर क्या करना, आपको युक्ति या इसका कम्युनिकेशन ग्रुप है और जो पैकेज लिए हुए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का की नोट्स का, वो आप वहाँ दोनों जगह पेपर सेंड कर सकते हैं न्यूज एनालिसिस से संबंधित चीज़ों को, जो आंसर राइटिंग है। और इसका 150 शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 कृषि सब्सिडी से प्रश्न पूछेगा
और ध्यान रखिएगा उर्वरक सब्सिडी से संबंधित जो भी नीतियाँ थी मैंने 25 अगस्त के न्यूज एनालिसिस में भी कर चुका हूँ। तो आप लोग जाके क्या करना, प्रीवियस वीडियो जाके एक बार जरूर रिवाइज करना है या की पॉइंट जाके पैकेज पर देख लेना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 1+1 का थ्योरी अपनाइए। एक करंट आज जो हो रहा है न्यूज एनालिसिस प्लस एक किसी भी दिन का आपको, जिस दिन आपको न्यूज बताया जा रहा है उस दिन का आपको, मान लीजिए 25 अगस्त बताया गया तो 25 अगस्त का वीडियो भी एक साथ में देख लीजिए। इससे दो लाभ होगा। आप पहले की घटनाओं से भी जुड़ जाइएगा, वर्तमान में जो घटना हो रहा है दोनों से जुड़ जाइएगा और इसका आउटपुट बहुत ही रिजल्ट ओरिएंट होगा और एग्जाम में आपको ये सब देखने को मिल रहा है। जो स्टूडेंट इस फॉर्मेट पर चलता होगा उसका सिलेक्शन निश्चित है। बस शर्ते ध्यान ये रखना है, आपको अगर मैं 5 घंटे का क्लास ले रहा हूँ तो आपको 10 घंटे पढ़ना ही होगा और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ और जो अभ्यर्थी इसको 100% फॉलो करेगा उसका उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए पीडीएफ आपके पास कितनी भी हो, मटेरियल आपके पास कितना भी हो, किसी भी कोचिंग संस्थान का हो, किसी भी संस्थान का हो, वो पीडब्ल्यू से लेकर स्टडी आईक्यू से लेकर आपको स्टेट लेवल एटूरिया का लो या खान सर का लीजिए या किसी और का भी लीजिए, सभी का पीडीएफ का धरा रह जाएगा जब तक आप 10 है ना 10 पेज डेली नहीं लिखते हैं और अंतिम रूप से एग्जाम हॉल में उनका कॉन्सेप्ट को नहीं लिखते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। तो ध्यान रखिएगा यह जो न्यूज है 25 अगस्त पर मैंने उस दिन क्या क्या चर्चा कर चुका हूँ। कृषि सब्सिडी क्या है उस पर चर्चा की जा चुकी है, कृषि सब्सिडी की वर्तमान स्थिति क्या है चर्चा की जा चुकी, डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों के साथ प्रदत्त सब्सिडी नीति क्या है ये इस पर भी चर्चा हो चुकी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त आपको दोहा वार्ता क्या है उस पर भी चर्चा हो चुकी है और एक राष्ट्र एक उर्वरक नीति क्या है भारत की उस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो इससे संबंधित जितने डायग्राम है उर्वरक से संबंधित, कृषि से संबंधित, कृषि उर्वरक, कृषि सब्सिडी से संबंधित, उस सारे डायग्राम को आपको 25 अगस्त के वीडियो में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। अब वर्तमान में आके देखते हैं हम लोग इसमें क्या हुआ है कि फास्फोट और पोटास जो है पी एंड के हम लोग जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पी एंड के, पोटेशियम और पोटास। ध्यान रखिएगा तो उर्वरकों को 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। अब ध्यान रखिएगा चालू खरीफ मौसम की सस्ती दरों उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उर्वरक सब्सिडी बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो क्वेश्चन एक पीटी फैक्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में भारत किन किन मुद्दों पर, भारत सरकार किन किन मदों में सब्सिडी देती है और सबसे अधिक सब्सिडी किस क्षेत्र को प्राप्त होता है, किस मद को प्राप्त होता है। आपको पीटी फैक्ट प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में या तो कम्युनिकेशन ग्रुप पर भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2022-23-24 के लिए उर्वरक घोषित नीति जो 70,000 करोड़ रुपये सब्सिडी शामिल है उसके अतिरिक्त भी आपको यह मिलेगा। ध्यान रखिएगा 38,000 करोड़ रुपये सब्सिडी घोषणा करते हुए वर्तमान में जारी करता है जिसमें उर्वरक की अधिकतम खुदरा मूल्य भी शामिल है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा खरीफ मौसम अप्रैल से आपको कितना कब से कब होता है, अप्रैल से सितंबर तक होता है। खरीफ मौसम के 3 होते हैं, रबी होता है, खरीफ होता है और आपको जायद फसल होता है। ध्यान रखिएगा ये 3 फसल पद्धति है जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है 2023-24 के पूरे वित्त वर्ष के दौरान उर्वरकों का जो है 2.25 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। तो ध्यान रखिएगा उर्वरक सब्सिडी नीति क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हमेशा दोहा वार्ता के संदर्भ में डब्ल्यूएचओ की नीति आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। आप इंटरव्यू में जाते हैं जब भी सब्सिडी आएगी उर्वरक सब्सिडी नीति तो इस संस्था के बारे में, इसकी नीति, भारत का पक्ष क्या है, सभी चीजें पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है जाके 25 अगस्त का वीडियो आराम से एक बार देख लेना है। तो जितने भी उर्वरक से संबंधित टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, जल्द अधिक से अधिक टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए और प्रीवियस वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप एक बार सर्च कीजिएगा मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के 2022 का प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहां पर मिल जाएगा, सभी का नाम लिखा हुआ प्लेलिस्ट में, एक बार विजिट तो कीजिए। चलिए कंफ्यूजन मत रखिए, बस चीजों को सॉल्व करने का तरीका सीखिए और जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होल्ड कीजिए कैसे हमको कवर करना है। अब देखिए ये बहुत ही दशा दिशा चेंज करने वाला, दशा दिशा
चेंज करने वाला खबर है। क्वाड बैठक रद्द हुआ मगर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पीएम। अमेरिका में बढ़ रहा ऋण भुगतान की संकट, तो इसके संदर्भ में क्वाड की स्थिति क्या होगी, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, या आप बीपीएससी का इंटरव्यू होगा तो क्वाड में इससे प्रश्न बहुत से उभर कर आएंगे। ध्यान रखिएगा, आप इंटरव्यू का क्वेश्चन देखिएगा अभ्यर्थियों के द्वारा जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा तो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। रीजन उसके पीछे यह है कि क्वाड जैसी संस्था में जब अमेरिका है तो क्या कोई संस्था अमेरिका के आंतरिक समस्या से जूझने के बाद जो उसकी वैश्विक स्थिति उसको स्पष्ट कर रहा है, इससे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए अमेरिका कल किसी तरह बर्बाद हो गया, कहने का मतलब उसकी ऐसी स्थिति नहीं हुई, तो क्या इस प्रकार की जो संस्था का गठन हो रहा उसमें कोई सक्षम बैठक करने तक की शक्ति नहीं है कि हाँ कोई एक प्रतिनिधि को भी भेज सकता था अमेरिका। तो क्या हम पूरी तरह शिखर सम्मेलन में ऐसी विषम परिस्थिति में भी शिखर सम्मेलन क्या अमेरिकी राष्ट्रपति का ही बाट हम लोग जोहेंगे कि हाँ वो आएंगे तो सम्मेलन होगा, और जो हिंद प्रशांत महासागर का जो चिंताएं हैं उस पर हम लोग ब्रेक लगा देंगे 1 साल के लिए। तो ध्यान यह रखिएगा, यही सब मुद्दे आपसे प्रश्न में पूछे जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या है कि जो बाइडेन जो है अपने आंतरिक समस्या से जूझे हुए इसलिए बैठक में नहीं जाएंगे। तो हालांकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 देशों के दौरे पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जाना उनको है, तो वो जरूर जाएंगे वहाँ पर। अब देखिएगा, बाइडेन प्रशासन की तरफ से रिपब्लिक पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही ताकि वह कांग्रेस में ऋण सीमा बढ़ाने की मंजूरी दी। अब यह ऋण सीमा क्या है, तो यहाँ पर देखिए चर्चा यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि लगातार अमेरिका में ना आर्थिक संकट बढ़ा है और स्थितियां ऋण भुगतान संकट के असर को देखने को मिल रहा है। अब ऐसी बोली जा रही है क्रेडिट की पहुंच कम हो जाती है तो कंपनियां उपभोक्ताओं उधार देने लागत तेजी बढ़ जाती है, और यह स्थिति 1930 के दशक में अमेरिका में आई मंदी की वैश्विक मंदी के कारण बनी थी। ऐसी स्थिति वहां उभरी है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी शेयर बाजार में 20% ज़्यादा गिरावट आई है, गिरावट आ सकती है ऐसी बात की जा रही है, क्योंकि क्रेडिट मामला अमेरिका में यहाँ पर उभर कर सामने आया है। अर्थात अमेरिका पर ऋण भुगतान का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें सरकारों पर जो देनदारियां हैं उनको भुगतान करने के लिए डॉलर का संकट खड़ा हो गया। अमेरिका सबसे बड़े बैंक और वित्तीय विनियामक इससे निपटने में वार रूम का आयोजन कर रहे, शीघ्र बेल आउट योजना और खतरों की चेतावनी तरीके, बेल आउट मतलब स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, ये सब चीजें हो रही है। यह देखिए इसके पीछे के रीजन जानिए आप लोग कि पहले तो इससे पहले देखिएगा कि अमेरिका ने लगातार चीन के साथ क्या कर रहा है, आर्थिक युद्ध खेल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में खेल रहा था। उसके बाद अब अमेरिका रूस हो गया, यूक्रेन के संदर्भ में देखने को मिलेगा, अमेरिका रूस भी हो रहा है, उसमें भी आर्थिक वार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अमेरिका का जो आंतरिक बैंक है, आंतरिक जो बहुत से बैंक है हालिया में हाल के समय में दिवालिया घोषित हो गए, जो इसकी रही सही कमर तोड़ के रख दिया है। यही स्थिति है ना, जो इस पर कर्ज है ना उसकी देनदारियों को देने भुगतान करने से संबंधित क्रेडिट का प्रश्न उठ गया है। क्या अमेरिका के पास जो देनदारियां हैं, मान लीजिए आपको जो रुपया है 34 लाख करोड़ के आसपास की देनदारियों की बात हो रही है, अगर उतनी है तो कैसे उसको क्रेडिट करेगा, इससे संबंधित। तो इसके लिए बेल आउट पैकेज के लिए इस कांग्रेस में आपको जो वहाँ अमेरिका की जो सदन है, कांग्रेस जिसे बोलते हैं, वहाँ से बेल आउट पैकेज निकालने की बात चल रही है। तो इसके लिए स्वयं अमेरिका का राष्ट्रपति अपने पार्टी और विपक्षी दलों के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसी आंतरिक समस्या में वो जुझे हुए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, क्वाड के सम्मेलन में नहीं आ रहे। अब ध्यान रखिएगा, ऋण भुगतान से निपटने के लिए कदम क्या कर रहा है, तो देखिए 3.15 लाख करोड़ की ऋण सीमा बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस रिपब्लिक के बीच बातचीत कमी दिखाई दे रही है। पहले 2003 जनवरी अमेरिका कर्ज की सीमा पार कर चुका है और यह बढ़कर 16 मई 2023 तक की और दौर बढ़ गया। तो यहाँ पर इतनी बड़ी राशि को ध्यान रखिएगा,
ऋण भुगतान करना है, तो इसीलिए क्रेडिट का प्रश्न है। तो यह बहुत गंभीर समस्या है। अगर ऐसी स्थिति मान लीजिए अमेरिका चुकाने में सफल नहीं हो सका इस देनदारियों को, तो विश्व में डॉलर का मूल्य गिरावट होगा और जो अमेरिकी बादशाहत है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होगी। इसकी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा और जो तृतीय विश्व और द्वितीय विश्व को जो सहयोग देता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग देता है, उस पर भी असर पड़ने वाला है। तो अंततोगत्वा यह होगा, क्या होगा, इसका प्रभाव है ना विश्व के अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा, समग्र विश्व में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब विश्व का प्रमुख जो देश है, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, अगर वो ऐसी स्थिति में आ जाए तो निसंदेह इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी मणिपुर से सुरक्षा उपायों की रिपोर्ट कि किस प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं। मेती समुदाय के आरक्षण संबंधी कानूनी मुद्दे पर विचार करने के लिए जो विरोध प्रदर्शन मणिपुर में हुआ था, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी, उसके लिए शीर्ष अदालत ने क्या किया है, मणिपुर में के राज्य से हिंसा संबंधित आंकड़े मांगे हैं और निर्देश दिया है जल्द से जल्द उसे उपलब्ध कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने मेती आपको समुदाय के संदर्भ में आपको चर्चा मैं कर चुका। मणिपुर में जो हिंसा हुआ उससे संबंधित चर्चाएं लास्ट वीक में आपको हुआ होगा, जाके वीक में देख लीजिएगा टॉपिक बाय, तो आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको 2023 के लास्ट वीक में इसकी कवर किया था मैंने, तो आप इसे कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। वह सारी समस्याओं का सॉल्यूशन वहाँ दिया हुआ है। मेती समस्या क्या है, मेती जनजाति क्या है, या क्या आज़ादी से पहले की मांग है या आज़ादी के बाद 1989 के बाद की स्थिति क्या हुई है। फिर जब मणिपुर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया तो उसके बाद इन समुदायों के हित क्या है, वर्तमान में इसकी चिंताएं क्या है, जनजातियों की चिंताएं क्या है, सभी पर मैंने चर्चा किया हूँ। तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, जांची जाएगी देश भर में अमृत सरोवर की गुणवत्ता। यह देखिए, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, अमृत सरोवर को। रीजन उसके पीछे है, भारत में ना जल समस्या से जूझ रहा है, जल प्रबंधन की बात हो रही है ना। इसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। रीजन उसके पीछे यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लगभग 50,000 से अधिक सरोवर निर्माण कराने का जो कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार के पास था, वो समय से पहले पूरा हो गया है। तो इसलिए देखिए क्या है कि इसकी गुणवत्ता के अंतिम चरण ब्लॉक और राज्य स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कराने की निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिएगा, यह योजना सफल होता है तो बहुत से मार्ग है ना प्रशस्त होंगे। जैसे जल प्रबंधन के लिए हम टारगेटेड चीज को कवर कर सकते हैं। अगर टारगेटेड कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं तो इससे जल प्रबंधन का कॉन्सेप्ट भी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिखता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ब्लॉक और राज्य के स्तर पर सहयोग अगर सही स्तर से मिले तो हम इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सक्षम, ऐसे भी मार्ग प्रशस्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा, नीचे जल संरक्षण संबंधित एक टॉपिक कवर करूंगा आज, उसमें ये आप ऐड कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए सोशल ऑडिट 10 जून तक कराने का प्रयास। सोशल ऑडिट उसे कहते हैं जिसमें जनता का प्रतिनिधि भी होगा और सरकार के एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और दोनों ऑडिट करेंगे एक साथ। अर्थात मान लीजिए ये कोई अमृत सरोवर होगा, उसका सोशल ऑडिट कराया जाएगा इन लोगों के द्वारा। सभी मानक जो बनाए गए हैं, मानक इसके लिए अमृत सरोवर के लिए, क्या उस सभी मानकों पर यह खड़ा उतर रहा है, तो उसके लिए लिस्ट दिया जाएगा, वो मानक तय करेंगे। अगर है तो सही है। अब ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भौतिक निरीक्षण करने वाला अधिकारी दूसरे ब्लॉक का होना चाहिए। यह भी बेहतर प्रबंधन का एक उदाहरण है कि हम मान लीजिए ए ब्लॉक में कोई जल संरक्षण बन रहा है, अमृत जल सरोवर बन रहा है, तो हम बी ब्लॉक से अधिकारी को बुलाएंगे और न्यूट्रल बेस कॉन्सेप्ट, और इसके यहाँ सी वाला कोई आ जाएगा, बी के यहाँ सी वाला कोई ब्लॉक का आएगा, तो न्यूट्रल बेस्ड हम क्या करेंगे और सोशल ऑडिट करेंगे। तो यह भी भ्रष्टाचार नियंत्रण को यह काम कम करने में काम करेगा।
अब ध्यान रखिएगा, चयनित अमृत सरोवर निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी निगरानी दल आएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यह बहुत ही बेहतर है। देखिए, मैं जब WHO में जब काम करता था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जिले स्तर पर मैं काम करता था, तो उस समय भी यही कॉन्सेप्ट वहाँ अपनाया जाता था। पहले तो एक टीम होती थी, मान लीजिए पोलियो अभियान चलाया जा रहा है 1900 या 2003 और 4 की बात है, जब मैं मैट्रिक किया था उसके बाद ही जस्ट WHO में ज्वाइन किया था। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अपना के पोलियो अभियान को सफल बनाया गया था। तो यह अगर कॉन्सेप्ट हम अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के एजेंसियों में भी अपनाते तो बहुत सी योजनाएं सफल होगी। रीजन उसके पीछे क्या है, क्या अपनाया जाता था? 3 टीम होती थी, WHO की 3 टीम होती थी, 3 टीम होती थी, जिसमें ध्यान रखिएगा एक स्टेट लेवल की होती थी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती थी और एक कोऑर्डिनेशन टीम होती थी। ये क्या करती थी, रेंडम वो किसी जिले के ब्लॉक में जाती थी, जिसका नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर करता था, जिसमें मैं भी था। तो मेरी रिपोर्ट को या हमारी टीम की रिपोर्ट को क्या करता था, स्टेट में जाता था, स्टेट वाले अचूक निरीक्षण करते थे, यहाँ पर आके आपको स्पॉट जहाँ का तत्काल दिया गया। ये ना मुझे जानकारी होती थी ना हमारी किसी टीम को, डायरेक्ट टीम आती थी राज्य से और अचूक निरीक्षण बस सीमा में जिस समय प्रवेश किया, मान लीजिए कोई सीमा है, इस क्षेत्र का सीमा यह है, सीमा में प्रवेश करने से पहले 1-2 घंटा पहले मुझे हमारी टीम को नोटिफाई की जाती थी और मैं और हमारी टीम वहाँ पहुँचते थे और सभी चीज़ें दिखाते थे। तो रीज़न कहने का मतलब यह है कि आप बेहतर प्रबंधन करेंगे ना, तो पोलियो जैसा अभियान भी अगर सफल होता है तो आप यह जल सरोवर जैसे कॉन्सेप्ट को कैसे नहीं सफल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं इस प्रकार के रणनीति हमारे सरकारी एजेंसियों को भी अपनाने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का स्तर इतने व्यापक तरीके से हमारे सिस्टम में है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट एक सुने होंगे। अब मान लीजिए ए ब्लॉक के अधिकारी को बी ब्लॉक के सरोवरों को जांच करने के लिए दे दिया जाता है। अब ये गठजोड़ कर लेगा, भाई तुम हमको बेहतर देना, मैं भी किसी को बेहतर दूंगा, तुम्हारे यहाँ जो आएगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो ये सर्किल के आधार पर काम करने लगे। इसलिए जिला स्तर पर जो है और प्लस राज्य के स्तर पर जो एजेंसियां आएगी सोशल ऑडिट करने के लिए, वो रेंडम तरीके से आए, अर्थात उसकी जानकारी इन अधिकारियों को नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मुझे भी नहीं होती थी। और मैं जब जाता था जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर या तो ग्राउंड लेवल पर, गांव का स्तर पर, उन्हें भी प्राप्त नहीं होते था। तो यह कहीं ना कहीं रेंडम या अचूक निरीक्षण हम लोग जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बेहतर प्रबंधन दिलाता और आपको जो भी सफलता प्राप्त करनी है, समस्या कितना भी विकट क्यों नहीं होगा, वो समस्या कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। यह एक बेहतर प्रबंधन का कार्य करता है। तो इसी तरह देखिए, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में सरकारी नीतियां और जल प्रबंधन के कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करेगा, तो आप लोग इसे बेहतर तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे उससे पहले आप लोग को क्या करना है, युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, विजडम एजुकेशन का भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, ताकि देखिए आप और हम मिलकर बेहतर एक सिस्टम डेवलप कर सके। और लगातार प्रश्न आ रहे हैं, यूपीएससी का प्रश्न हो, मेंस का, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, आप प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि पीटी तो सभी लोग करा रहे हैं, मेंस प्लस इंटरव्यू बहुत कम रेयर मिल रहे हैं, जिसमें हमारी संस्था आपको रेगुलर मेंस पर फोकस करती है। रीज़न उसके पीछे यह है ना, आप पीटी किसी भी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, पर जब मेंस की स्थिति आती है तो यह ड्रॉबैक देखा गया है कि अगर 100 लड़कों का सिलेक्शन, 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, उसमें से 60-70 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास मटेरियल मेंस का है ना अवेलेबल ही नहीं हो पाता है, अर्थात उनके पास सक्षम मटेरियल अर्थात सक्षम नोट्स नहीं होगा जो मेंस में वो लिख सके। सोच के देखिएगा, वो 60 से 70 लड़के तो स्टूडेंट तो ऐसे ही बाहर हो गए जो भी है। अब बचे 30, तो 30 में से मान के चलिए 15 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पूर्व में पहले एग्जाम दे चुके होंगे किसी न किसी मेंस को, तो उनके पास सभी सामग्री होगी,
वो बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। अब बचा जो 15 नए स्टूडेंट जो आए हैं वो इतना फाइट करना पड़ जाता है उनको, तो वो है ना फाइट करते हैं, अर्थात वो है ना स्मार्ट वर्क कर नहीं पाते हैं, हार्ड वर्क ही करके रह जाते हैं, फिर भी अंतर्गत उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनमें से 2-4-10 लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी लोग जो है मान के चले 50-50 मान के चलिए, 50 लोगों का सिलेक्शन होगा, 50 लोगों का नहीं होगा। तो जो चयन होगा अंतिम रूप से ना, तो चयन उन्हीं लोगों का होता है, या तो पूर्ववर्ती छात्र होते हैं या तो नए वो जो हार्ड वर्क करते हैं साथ में कुछ स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। तो यह समस्या आपको मेंस लेवल पर देखने को मिल जाता है। इसी कमी को हम लोग फुलफिल करने प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप पीटी की तैयारी तो कहीं से भी कर लीजिए, पर मेंस की तैयारी प्लस इंटरव्यू की तैयारी आज से करते रहिए, और ये कंटिन्यू क्लास चलते रहता है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए यह प्रयास किया गया, इसलिए मैं पीटी फैक्ट के चीज़ों को अधिक कवर नहीं करता। यहाँ पर लाखों लोग भीड़े पड़े हैं पीटी पढ़ाने के लिए, पर जो संस्था पीटी पढ़ाता है उनसे कभी मेंस की क्लासेस देखिएगा क्या कराते हैं, वो रेगुलर क्लासेस से कराते हैं, आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा। मेंस आंसर राइटिंग रेगुलर कराते हैं, 1 साल मेरे यहाँ मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलता है, जो लोग तैयार होते हैं उनको दिया जाता है। तो चलिए, आपको यह प्रश्न का उत्तर दे देना है सभी चीज़ों का जो पूछा जा रहा है। अब प्रोटेक्ट आवर डाटर एक अभियान चलाया गया है, किनके द्वारा? केरला स्टोरी के निर्माताओं द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कौन की संस्था के द्वारा? आदर्श विद्या समाजम संस्था की मदद से यह लव जिहाद और ब्रेन वॉश कर हिंदू लड़कियों को मंत्रांतरण की रोकथाम और सुरक्षा का काम करेगी। तो प्रोटेक्ट आवर डॉक्टर, यह हक उनका, अपने लोगों को बचाने का हक है, इसलिए कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मत समझिएगा। और लोग भी यहाँ पर सभी को अपने अपने लोगों की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रोटेक्ट आवर डॉटर एक अभियान चलाया गया पीटी फैक्ट के तौर पे, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। बहुत से न्यूज़ है, पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कवर करनी है, तो आपको अब देखिए यह परमाणु नीति पर होगा पूर्ण विचार करने की बात की जा रही है लेखक के द्वारा। यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा यह टॉपिक। पहले तो यह हमारे देश के पड़ोस नीति से संबंधित टॉपिक को कवर करता है, क्योंकि परमाणु नीति जैसे ही हम लोग बदलने के प्रयास करेंगे, भारत के जितने पड़ोसी हैं ना वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, शंकित होंगे, और उनके लिए चिंताएं का विषय बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले पड़ोस नीति प्रभावित होगी। दूसरा, रक्षा प्रौद्योगिकी में परमाणु नीति का प्रयोग हम लोग किस रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए कर रहे हैं, यह भी इम्पोर्टेंट रूप से प्रभावित होगा। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उपलब्धता के लिए हम लोग कैसे परमाणु नीति का प्रयोग करें, इस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में यह आपको टॉपिक काम करेगा। अब इसको आगे पढ़ने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि भारत को ना 2 आधारों में बांटिएगा। पहले 2 आधारों कहने का मतलब क्या? दो विचारधाराओं में। एक विचारधाराओं में कि क्या हम अपनी उस पौराणिक नीति पर ही कायम रहें जो भारत कई दशकों से चला आ रहा है अपनी नीति, वो महाभारत काल से, वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक का कॉन्सेप्ट में पूरा जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है, हमारे सही पड़ोसियों के साथ बेहतर नीति की बात की जाती है, सकारात्मक नीति की बात की जाती है। और दूसरी की वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत एक सशक्त राष्ट्र बनने का प्रयास कर रहा है। अर्थात पहले हम क्या थे, किसी देश के साथ सहयोग की नीति अपनाते थे, अब हम लोग फ्रंट लाइन पर निर्णय लेने की स्थिति में आ गए। तो क्या भारत अपनी उन सभी नीतियों में परिवर्तन करने के हद पर खड़ा है जहां पर परमाणु नीति भी शामिल है? तो वैश्विक नेतृत्व के लिए ये सब बहुत जरूरी है। तो ये 2 पहले विचारधारा आप जान लीजिएगा, उसके बाद न्यूज एनालिसिस को देखिएगा। अब हम पहले लेखक की बात सुनते हैं, उसके बाद हम अपनी विचारधारा रख देंगे। सबसे पहले शुरुआत आपको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से होती है, जब 1948 में जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत में क्या किया गया, परमाणु अभियान की हरी झंडी दी गई। अर्थात इंदिरा गांधी उसके बाद 1974 मई में शांति परमाणु परीक्षण करवाते हैं। हालांकि उनका असर परमाणु परीक्षण का उतना नहीं था जितना 1998 का था, पर हमने शुरुआत मई 1974 में ही कर दी। अब ध्यान रखिएगा, परमाणु हथियार के मदद पहुंचने करीब 5 दशक लग गए। इसके पीछे क्या था
कि अमेरिकी सैंक्शन भी लगा था, अर्थात प्रतिबंध लगा था। बहुत से सहयोग, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें मिलना था, आपूर्ति होना था, वो सब बंद हो चुका था। तो अपने बलबूते पर हम लोग क्या किए कि परमाणु हथियार 1998 का जो परीक्षण हुआ था उसमें 5 दशक का समय लग गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ, तो इतना समय लगा, किसी अन्य देश ने इसके लिए इतना समय नहीं लगा। तो उसके पीछे का रीजन उसके यह था कि भारत के परमाणु परीक्षण से पहले कौन कौन किए हुए थे? अमेरिका परमाणु परीक्षण किया हुआ था, रूस किए हुआ था, चीन किए हुआ था, आपको आदि देश ने किया हुआ था। पर वो 1945 की दशक की बात थी, ध्यान रखिएगा। पर भारत ने 1975 में किया। तो जब हम यूएनओ जैसी संस्था का गठन कर लिए तो निगरानी तंत्र भी बढ़ गया था। बहुत से अमेरिकी नीतियां प्रभावित थी। दो ध्रुवीय राष्ट्र उस समय बटा हुआ था विश्व। तो बहुत से बैकग्राउंड में फिल्म चल रहा था जिसके आधार पर ये सब चीजें उभर कर सामने आई। पहले तो अमेरिका बात बात तो सभी देशों को धमकी देता था, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अमेरिकी सैंक्शन लगा देंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, डॉलर नहीं उपलब्ध होने देंगे। बहुत सी चीजें हुआ करती थी एन केन प्राकृतिक स्थिति से। इतना समझ लीजिए कि जब 74 का परमाणु परीक्षण हुआ भारत में, उसके बाद भारतीय भूमि क्षेत्र पर अमेरिकी जो सैटेलाइट है वो नजर रखती थी, खासकर पोखरण जैसे इलाकों में जहां पर परमाणु परीक्षण किए जाने की संभावना अधिक थी। तो 1998 का जो आपको जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ध्यान रखिएगा, निगरानी में हम लोग नए, आप लोग एक मूवी देखिएगा जाकर, आपको परमाणु पोखरण मूवी है, उसको जाके देखिएगा तो पूरे आपको दृष्टि क्लियर हो जाएगी क्या था स्थिति। हम निगरानी में छुपते हुए इस परमाणु परीक्षण को किए थे और इस विस्फोट ने पूरे विश्व की आंख खोल दी। रीजन उसके पीछे यह था कि अमेरिका के दांत के नीचे हम लोग रह के है ना, दांत के नीचे रहकर परमाणु परीक्षण कर लिए। एक तो वो आपको क्या कर रहा था, सैटेलाइट से नजर रख रहा था, दूसरा खुफिया एजेंसी रख रही, तीसरी है ना उस दौर में हम आपको अमेरिकी डेलीगेशन के साथ हमारी वार्ता हो रही थी। तो वो भी 3 तरीका था, दांत के तले। तो जितनी एकड़ी थी ना अमेरिका की, उस दिन वो सारा टूट गया भारतीय के हाथों से, कि तुम्हारा दांव तुम्हारे दाव के हाथ में, हमारी चालाकियां हमारे पास ही रहेगी। तो ये समझिएगा। उसके बाद तो ये सब चीजें थी उस समय दौर में, सभी चीजें चली थी। 98 के परमाणु परीक्षणों ने भारत के अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदर्शवाद मुक्त कर दिया। अर्थात उससे पहले हम आदर्शवादी बात किया करते थे, जहां पर शांति समृद्धि की बात हुआ करती थी। अब जब परमाणु हथियार का कॉन्सेप्ट आ गया तो भारत के कुछ आदर्शवादी इस प्रकार के जो नीतियां थी वो बदली। तो उसके बाद यह स्वीकार किया गया कि भारत पहली दफा हथियार है ना, परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा, पर अगर उस पर कोई हमला करता उसे छोड़ेगा भी नहीं। तो हम कम से कम एक न्यूनतम साझा है ना कॉन्सेप्ट लेकर चले। इसके बाद तो यह स्थितियां, तो इसका अक्सर फायदा हमारे पड़ोसी देश, फिर ये पाकिस्तान और फिर चीन के द्वारा लाभ लिया जाता है कि यह परमाणु संपन्न तो है, पर यह कभी भी पहली हमला नहीं करेगा। तो जो भी अनस्वक्तियां हैं हम आतंकवादी घटनाएं वो करता है पाकिस्तान, अपने एन के पराक्रम जो भी उसकी सोच विचार वो करता है। पर चीन क्या करता है? चीन भी इसके पीछे नहीं रहता है। चीन जानता है कि भारत उस पर है ना, हिमालय जो क्षेत्र है उस बिहाफ से, उस क्षेत्र से है ना परमाणु हमला नहीं करेगा। रीजन उसके पीछे है, उस पर हमला करेगा तो क्या होगा, यह जो प्राकृतिक जो संरचना है हिमालय की वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा और भारत पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस पर परमाणु हथियार दिए छोड़ा जाता है चीन के क्षेत्रों में, तो हो सकता है हिमालय का जो क्षेत्र है प्राकृतिक संरचना वो डिस्टर्ब हो, जैसे जल सरोवरों की स्रोत कमी हो जाएगी, बहुत सी चीजें होंगी। अगर भूकंप के स्तर बढ़ जाते हैं तो भारतीय भूभाग पर ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वो जानता है कि कम से कम इन क्षेत्रों में वो परमाणु हमला नहीं करेगा। तो क्या करता है चीन? इसके एवज में छोटी छोटी घटनाएं, छुटपुट घटनाएं करते रहता है। और इन सब चीजों के परिदृश्य में समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा, भारत की ओर से हमले न करने की पहल की नीति करने वाली रणनीति ने पाकिस्तान को खास असर नहीं डाला है।
परंतु यदाकाल में परमाणु धुकड़ी देता रहता है पाकिस्तान भी, ध्यान रखिएगा। इसी के एवज में वो क्या करता है कि 2001 में संसद पर हमला कर देता है, 2008 में मुंबई जैसी आतंकी हमला हो जाती है, और भी बहुत सी घटनाएं होती है। हम है ना भारत पाकिस्तान को परपंजों का है ना मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाते, उसके पीछे रीजन यही है। और इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, इन सब चीजों को समझने का प्रयास इसलिए कीजिएगा कि अगर हम फ्रंट पर आकर परमाणु हथियार नीति लाते हैं तो कोई भी देश है ना एक बार जरूर सोचेगा इस पर हम लोग छोटी या तो बड़ी हमला करें या नहीं करें। यह लेखक की बात है, समझने का प्रयास कीजिए। इनके मोटो से यह समझा, इनके द्वारा एक बात और भी बोली गई जिससे आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। ऐसे में भारत चीन से टकराव मुख्यतः सीमित युद्ध या क्षेत्र विशेष, ध्यान रखिएगा, तक सीमित रहेगा। अच्छे खास कर ध्यान रखिएगा पारंपरिक सैन्य बल को सशक्त करना ही शेषकर होगा, जिसके चलते चीन को किसी भी दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी होगी, यह बातें की जाती है। अब ध्यान रखिएगा एक चीज और, दक्षिण एशिया में सैन्य तानातनी के बढ़ते हुए बावजूद परमाणु युद्ध छिड़ने से रहा। भारत को चीनी चुनौती से निपटने के लिए विशेष रूप से ध्यान देना होगा, ये सब बातें की जाएगी। भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल होता है, तो आप उसके निशाने समूचे चीन पर निशाना बनाने में सक्षम नहीं है, तो इसकी क्षमताओं पर भी सवाल उठता है। बहरहाल 1991 की आर्थिक नीति, 1998 परमाणु वैश्विक मंच ने भारत को सकारात्मक स्थिति दिया है। तो यह लेखक का विचार है। अब मेरे अनुसार समझिएगा, अब है ना रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसने बहुत से मुद्दे को ना खोल दिया है। रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसके पीछे भारत ने है ना अपनी नीति बता दी है कि यह युग है ना क्या युद्ध का नहीं है, सहयोग की है। तो आने वाले कुछ दशकों में भारत है ना इस नीति पर ही टिका रहेगा कि सहयोग की नीति अपनानी है। इस बीच में हम चीन की प्रतिद्वंदता और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदता का सामना कर रहे हैं, उसके पीछे 2-3 विकल्प आपको तैयार करने होंगे। सबसे पहला विकल्प चीन के लिए कि हम है ना उससे अधिक मजबूत बने अर्थ इकोनॉमिक तौर पर, साइंस टेक पर, सुरक्षा पर और भी अन्य कारकों पर हम अधिक मजबूत बने। ऑटोमेटिक चीन है उसकी बादशाहत कहीं ना कहीं कम होगी और इस पर की छुटपुट घटनाएं होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी या तो न के बराबर होगी। हम या तो उसके साथ बेहतर प्रबंधन के लिए वार्ताएं शुरू कर सकते हैं और उसे हम अपने राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में है ना जो हमारे राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा हित है उसके चेक एंड बैलेंस के थ्योरी पर अपना के उसके साथ हम सहयोग की नीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर कभी भी चीन ऐसा नहीं चाहेगा कि एशिया में दो ध्रुवीय बने एशिया, वो चाहेगा हमेशा कि एक ध्रुवीय एशिया रहे। ये भी कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, पर प्रयास करना चाहिए। तीसरी, मैंने पहले भी बताया कि चीन को अगर कमजोर करना है ना, कुछ नहीं, उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको कमजोर कीजिए, अर्थात उसके एवज में उसका जो मूल्य का, मान लीजिए किसी ए वस्तु का चीन का मूल्य चीन में 10 रुपये है, भारत में अगर उसी मूल्य का, इंडिया में उसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये है, तो हमको 40 रुपये कम करके 10 रुपये में लाना होगा। इससे क्या होगा, जिससे आर्थिक रूप से वो मजबूत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके अन्य देशों में भारतीय मांग बढ़ेगी। और ध्यान रखिएगा भारतीय वस्तुओं की मांग जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, चीन की जो आर्थिक बादशाहत है वो कम होता जाएगा। और कोई भी देश तभी तक उछलता कूदता है जब उसके जेब में पैसे हो, नहीं तो जेब में जब पैसे कम हो जाएंगे ना तो उनकी आर्थिक नीति भी, रक्षा की नीति भी, परमाणु नीति, कोई भी नीति ले लीजिए, अब वो है ना चेक एंड बैलेंस तकनीक पर आ जाएगा। हमको है ना बनाए रखना है न्यूनतम सुरक्षा, तो हमको जेब से मजबूत होना होगा इंडिया को। तो इसके लिए जेब से मजबूत होने की नीति अपनानी चाहिए, जिसमें PLI योजना, मैंने आप लोगों को याद होगा जब PLI योजना पढ़ा रहा था तो गेस किया था आने वाले समय में यह मेंस में आएगा। तो देखिए BPSC मेंस में इससे संबंधित योजना आपको पूछा जा चुका है। लॉजिस्टिक नीति भी आपको मैंने बताया था, तो उसमें यह प्रश्न बताया था कि भारत को लॉजिस्टिक नीति पर काम करने की जरूरत है। यह कहीं ना कहीं है ना PLI योजना
और जो विनिर्माण सेक्टर को और भी मजबूत करेगा। तो लॉजिस्टिक नीति से बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। तो बहुत सी चीजें जो आप लोग को बताया जाता है वो प्रश्न में होता है, बस आप लोग पर डिपेंड करता है आप उसे कैसे देखते हैं, उसे कितना अपने जीवन में उतारते हैं। अब लीजिए, वैश्विक विनिर्माण हब बनने को सक्षम है भारत। मैं लगातार इस पर न्यूज कवर किया हूं और आपको इसी संदर्भित न्यूज प्रश्न लगातार देखने को मिल जाएगा। अब रीजन इसके पीछे यही है ना कि कोविड ने है ना दो तीन चीजों को ना स्पष्ट कर दिया था। क्या स्पष्ट किया था कोविड ने? कि हमारा है ना आंतरिक प्रोडक्शन क्या है, आंतरिक प्रोडक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, और ऐसी विषम परिस्थिति में हम विनिर्माण के कितने मानक तय कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोविड में जब मास्क और सैनिटाइजर हम चीन से आयात किया करते थे उससे पहले ना, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के जो भी लोग हैं, उद्योगपति है, वर्कर है, बहुत ही कम समय में विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर हम लोग डेवलप हो गए। तो विषम परिस्थिति में विनिर्माण अगर सरकार सहयोग दे, राज्य की एजेंसियां अगर सहयोग करे तो हम विनिर्माण हब बन सकते हैं हर सेक्टर में। कोविड ने ये बता दिया था। तो आप देखते होंगे उसी दौरान में PLI योजना आता है, जो मुख्यतः क्या था, आपको विनिर्माण कॉन्सेप्ट को ही बढ़ा रहा था। तो उसमें अलग अलग सेक्टर थे, 14 लगभग सेक्टर थे, पर यहाँ बात हो रही है विनिर्माण सेक्टर में जो वृद्धि दर है, जीडीपी में योगदान की बात हो रही है। तो हम उसी संदर्भ में बात करेंगे। 15% है, ध्यान रखिए, आसपास बना हुआ है। सरकार का लक्ष्य है इस योगदान को अगले 2 साल में क्या करना है, 2025 तक पहुंचाना है, जो विनिर्माण सेक्टर का जीडीपी में योगदान है। तो पहले तो पीटी फैक्ट प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि विनिर्माण सेक्टर का कितना योगदान है। तो 15% है, लक्ष्य क्या है, 25% तक है। चलिए, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद चीन से हम लोग काफी पीछे, चीन में यह 27%। तो सोच के देखिए, जीडीपी के योगदान में 27% योगदान चीन का विनिर्माण सेक्टर रखता है। अब ध्यान रखिएगा, 2022-23 में तीसरी तिमाही में जीडीपी आंकड़ों भले विनिर्माण क्षेत्र में 1.1% की गिरावट है, इसके बावजूद भारत में S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मर्चेंट इंडेक्स, जिसे हम लोग PMI बोलते हैं, यह है ना मानक होता है कि कितना बेहतर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट अपनाए हुए हैं। उसमें हम लोग 55.3% पर है, देखने को मिला है। ध्यान रखिए, जो 20वां महीना है जब देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 से ऊपर है, तो ज्ञात होता है कि 50 से ऊपर PMI काफी अच्छा माना जाता है। और यह क्यों है कि PMI विनिर्माण क्षेत्र के आर्थिक स्थिति को मापने का एक संकेतक होता है, अर्थात किसी देश में आर्थिक गतिविधि कितना बेहतर चल रहा है, उसके लिए सरकार की एजेंसियां कैसे काम कर रही, या उसके लिए संसाधन कौन कौन से उपलब्ध है, सभी मानकों का यह संकेतक होता है। और लगातार 20 महीनों से हम इस पर 50+ है, तो ये मान के चलिए विनिर्माण सेक्टर में सरकार बेहतर काम कर रही है। अब ध्यान रखिएगा, अब विनिर्माण और सेवाओं क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों सर्वेक्षण पर आधारित संभाती कार्य यह करता है, तो बेहतर आपको यहाँ पाएगा। अब PLI इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भी हालिया रिपोर्ट में सरकार की लाख कोशिशों पर जो FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी पीछे है। अर्थात ध्यान रखिएगा, सर्विस सेक्टर को अप्रैल 2014 से 22 तक लगभग 153 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हो, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको 94 अरब डॉलर ही प्राप्त हुआ, अर्थात लगभग 60 अरब डॉलर कम है आपको सर्विस सेक्टर से। कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि याद रखिएगा, यहाँ पर वित्त वर्ष 2021 के लिए यह तुलना गत वर्ष की तुलना में 76% अधिक FDI थी। अर्थात मान लीजिए 2020-21 में 100 रुपया आया था, 100 अरब FDI या मान के चलिए, तो 2019-20 में यह मात्र कितना था, आपको 76% से कम आया था। तो ध्यान रखिएगा, अर्थात 76% की वृद्धि आपको 2020-21 में देखने को मिली, ये सकारात्मक था। अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त मेक इन इंडिया फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम और PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PLI योजना, इसे आप लोग अच्छे से नोट्स इस पर क्लियर कर लीजिएगा। इस पर न्यूज एनालिसिस पहले भी कराया गया है, तो बेहतर तरीके से इस पर आपको कवर करना है। ये सब योजनाएं क्या कर रही, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि सरकार की ओर से संचालित अनेक प्रकार के प्रोत्साहन नीति अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आई बेहतरी, सस्ता श्रम
जो डिजिटलाइजेशन जैसे कारणों से देश में इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त इस और भी क्या क्या धीमी कारण और भी हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, श्रम कानूनों में, जमीन अधिग्रहण नीति में, संबंधी मामलों में कुशल कामगारों का अभाव, अर्थात अवसंरचना ढांचा का और भी विकास कर सकते हैं, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, टैरिफ, सरकार की नीतियां टैरिफ से संबंधित, अर्थांतरित आदि सभी चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ दे क्या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग है ना अपने विकास के लिए ना विकास जितना उसमें अपेक्षित है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे यही सब कारण आपको बताना है। ये जो गोल घेरे में है वही कारण बताना है, उसके संदर्भ में चर्चा कर देना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। अब इन्हीं सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग को अगर बढ़ाना है तो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए 2-3 चीज़ें आपको करनी होगी। सबसे पहले तो विदेशी निवेश जो है ना FDI हमको इन सेक्टर में लाने की प्रयास करने, साथ ही PLI योजना है और भी बेहतर प्रबंधन करने की जरूरत है। जितना किया जा रहा है वो तो है ही, पर उसके साथ ही और भी हमें छोटे स्तरों पर जाके करने की जरूरत है। साथ ही साथ तीसरी आपको यह काम करना होगा कि हमको संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए एक नया आपको राष्ट्रीय प्रबंधन नीति कॉन्सेप्ट लाना होगा। रीजन उसके पीछे क्या है, हम लोग सर्विस सेक्टर में तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, कृषि में भी चलिए कृषि का जो कॉन्सेप्ट है वो चल ही रहा है, पर जब तक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग डेवलप नहीं करेंगे तो इसका आउटपुट हमें नहीं प्राप्त होने वाला है। और देश में जितना मैन्युफैक्चरिंग विकसित होता है मजबूत उतना आपको होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप कब कैसे देख सकते हैं, कोरोना काल में देख सकते हैं। कोरोना जैसी स्थिति में सेवा सेक्टर गिर गया था, सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, और कृषि आपको बचाए रखा था, उसके बाद कुछ उद्योग भी बचाए रखा। इसलिए बहुत जरूरी है इन दोनों सेक्टर पर मजबूती से काम करने के लिए, ताकि इसका आउटपुट हमें ना इसका लाभ दे, न कि ऐसा स्थिति हो कि यही हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर दे। इसमें कोरोना काल की स्थिति में आप ये चीजें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, जल स्रोतों का संरक्षण संवर्धन की बात की जा रही है। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3rd में आएगा। इसमें जो जल के गांव के स्तर पर, जो धरातलीय स्तर पर बावड़ियां होती हैं, ट्यूबवेल होते हैं, कुएं होते हैं, झील होते हैं, तालाब आकार, तो इसके लिए चर्चा की जा रही है। ध्यान रखिएगा इन सभी क्षेत्रों में जल का स्रोत कमी हो रहा है। उसके लिए मैंने आप लोग को अभी ऊपर पढ़ाया था ना, बताया था ना कि अमृत सरोवर, तो अगर वो सफल होता है ना तो ये जो प्रबंधन का जो क्षेत्र है इसे भी सफल बनाया जा सकता है। इसलिए बहुत ही सोशल जो ऑडिट होगा उसके मानक पर अगर यह खरा उतर जाता है, इसके नीति को हम इन सभी जगह उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा जल प्रबंधन के लिए। और हमारे देश में बहुत से नियम आपको बनाए गए हैं, क्या कि योजनाएं, जहां पर जल शक्ति अभियान है, अटल भूमि जल योजना है, साथ ही हर घर जल योजना है। तो यहाँ तक जल स्रोतों से जल ही नहीं होगा तो जल नल तक जल कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। 2014 में शुरू की गई गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य था गंगा की सफाई करना, ताकि जल स्रोत को और विकसित किया जा सके। ये सब चीजें थी, पर ध्यान रखिएगा बहुत सी चीजें आपको जलवायु परिवर्तन से निपटने के दौर में आपको क्या देखने को मिलता है कि नदियां सूख रही हैं और जो सदा नीर नदियां हैं उसमें जल स्रोत कमी हो रही। तो आने वाले समय में जल संकट आने वाला है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी क्या ऐसे जल स्रोतों को संरक्षण संवर्धन हेतु व्यापक अभियान नहीं चलाना चाहिए, ऐसी बात की गई है। तो ध्यान रखिए आंकड़ों के अनुसार भूजल दोहन में पंजाब 76%, राजस्थान 66%, दिल्ली 56%, हरियाणा 54% दोहन के साथ सबसे आगे, अर्थात वो दोहन सबसे अधिक करता है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जो जनसंख्या नीति रिपोर्ट थी 2022 से, उसके अनुसार क्या कहता है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हो गई है। तो यह भी आपके पास एक समस्या आके उभर गई है कि हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश को जल का स्रोत कैसे मुहैया कराएंगे। तो इसमें अमृत सरोवर योजना के साथ साथ जो भी योजना का नाम लिया गया है वो बहुत ही उपयोगी हो जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा झारखंड में कैसे हो रही बांग्लादेशियों की घुसपैठ, हाईकोर्ट के केंद्र से मांगा जवाब। तो जो मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमान है वो क्या कर रहे हैं, झारखंड के सटे जिले साहिबगंज, पाकुड़, जमताड़ा, गोड्डा, दुमका, जिसे हम लोग संथाल परगना भी कहते हैं, बंगाल से सटे जो क्षेत्र है वहां से बांग्लादेशियों के घुसपैठ हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा
तो हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से क्या जवाब मांगा है। रीजन इससे पीछे क्या है कि हालिया दिनों में, हालिया कुछ वर्षों में यह देखने को मिल रहा है कि ये जो बांग्लादेश से आए, जो बंगाल में जो बांग्लादेशी है बस रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन संथाल परगना की लड़कियों से है ना, क्या कर रहे हैं कि पहले तो लड़कियों से लव जिहाद कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको मैंने भी डिस्कस किया था कुछ महीने पहले ही, जहाँ पर जमताड़ा की बात की गई थी, दुमका की बात की गई थी। लव जिहाद करते, शादी करके क्या करते, संपत्ति कब्जा करने की नीयत से उसकी हत्या कर दे। ऐसे बहुत सी घटनाएं आपको दर्ज की गई है। तो यह कहीं ना कहीं क्या है, बहुत बड़ा थ्रेट के रूप में देखने को मिल रहा है कि कैसे नीतियां सरकार की एजेंसियां काम कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इससे क्या होता है, जनसंख्या बदलाव आता है और जनसंख्या असंतुलन हो रही है, घुसपैठ वाले जहां पर आदिवासी लड़कियों से विवाह कर सरकारी और खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर अपना निवासी बना रहे, साथ ही यहाँ राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी बनवा लेते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के भी स्तर देखने को मिल रहा है कि वेरिफिकेशन बेहतर तरीके से नहीं होता है, तो ही तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये से भी कहीं ना कहीं आपको ड्रॉबैक इसके देखने को मिल रहे हैं। तो तलब क्या करता है हाई कोर्ट में, अब देखते हैं केंद्र सरकार क्या रिपोर्ट डालती है, उसके एवज में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट है एक पीएलआई योजना की बात करेंगे। देखिए, अब आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई की मंजूरी मिली है। लगभग कितना करोड़, 75,000 लोगों को मिलेगा रोजगार इससे, और इसके लिए 17,000 करोड़ इंसेंटिव दिया गया है, अर्थात 2022-23 से लेकर 28-29 तक के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी आईटी हार्डवेयर इंक्रीमेंट उत्पादन के लिए क्या दिया, 17,000 करोड़ रुपया का इंसेंटिव दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह पीएलआई जो स्कीम है, प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव पीएलआई योजना, स्कीम 2.0 के नाम से इसे नाम दिया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के उत्पादन बढ़ोतरी दर सालाना 17% चल रही है, और पीएलआई स्कीम क्या कर रही है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम को $105 अरब तक पहुंचा दिया है। बहुत सी बातें यहाँ की गई है। पीएलआई 2.0 इंक्रीमेंट उत्पादन को इंसेंटिव दर में बढ़ोतरी की गई है। आईटी हार्डवेयर उत्पादन के साथ साथ बहुत सी चीजें, आपको टैबलेट और लैपटॉप निर्माण में भारत नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए संसाधन मुहैया कराएगा, ये सब बातें की जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, पीएलआई योजना से संबंधित मैंने 2 दिन बेहतर न्यूज एनालिसिस किया है, आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा। एक 25 अक्टूबर 2022 के न्यूज में आपको मिल जाएगा, एक 9 नवंबर 2022 के न्यूज में मिल जाएगा। और पीएलआई योजना के संदर्भ में मैंने क्या क्या चर्चा की, इसे आप लोग देख लीजिए कि क्या है योजना। सबसे पहले तो ये आप जानिए कि सभी क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की प्रगति निगरानी के लिए केंद्रीय डेटाबेस के लिए प्रयोजित नीति आयोग एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। स्वामित्व वाली आईएफसीआई, ध्यान रखिएगा, लिमिटेड कंपनी सब्सिडी के साथ डेटाबेस तैयार करने की योजना बनाई है, जिसमें उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, अर्थात प्रोडक्शन जो लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसे पीएलआई स्कीम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, उच्च आयात प्रतिस्थापन, रोजगार सृजन, अर्थात हम उच्च आयात के लिए प्रतिस्थापित करेंगे। विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए इस योजना की कल्पना की गई थी। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना 1.97 लाख करोड़ रुपया प्रावधान किया था शुरुआती दौर में। ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में सौर पीएवी मॉडल के लिए पीएलआई हेतु लगभग 19,500 आपको करोड़ रुपया अतिरिक्त आवंटित किए गए थे। इसी के साथ ऐड करते जाइएगा आप लोग जितना रुपया किया गया। अब ध्यान रखिएगा नोट के तौर पर कि 2020 में की गई इस योजना की शुरुआत 3 उद्योगों को लक्षित किया गया था। सबसे पहले 3 उद्योगों को लक्षित किया गया था। पहला था मोबाइल एवं मोबाइल और क्या था, घटक निर्माण, इसके संबद्ध घटक जो भी होंगे मोबाइल और इसके पार्ट्स से संबंधित, विद्युत घटक के निर्माण के लिए, चिकित्सा उपकरण के लिए। पहले 3 ये सेक्टर थे, क्योंकि उस दौर में कोरोना काल चल रहा था, तो चिकित्सा शामिल किया। उसके बाद क्या किया गया, वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में सरकार अब तक ऑटोमोबाइल्स, ऑटो घटकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर, सौर मॉड्यूल, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, धातु खनन जैसे रसायन जैसे क्षेत्रों को लेकर कुल 14 सेक्टरों को पीएलआई योजना के तहत शामिल किया गया। और उस दिन मैंने आप लोगों को चर्चा किया इस न्यूज एनालिसिस में 15 तारीख के 25 और 9 नवंबर के 25 अक्टूबर 9 नवंबर की न्यूज एनालिसिस में पीएलआई योजना क्या है, पीएलआई योजना का
सरकार इसके लिए सक्षम नीतियां क्यों अपना रही है, क्यों यह भारत के लिए जरूरी है, उस पर सभी पर मैंने चर्चा किया। आने वाले समय में भारत इस योजना से कितना लाभ प्राप्त होगा, उसकी चुनौतियां क्या, सभी पर चर्चा मैंने किया हूं। तो आप जाके उस न्यूज एनालिसिस को जरूर देखिएगा और अपना लाभ लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। ये सब बस न्यूज जानकारी रखनी है, अभी फिलहाल कुछ इसके अतिरिक्त आपको कुछ जानकारी नहीं चाहिए, बस जानकारी रखना। हाँ, भारत वहाँ कुछ बोला है। और जलवायु परिवर्तन से एक टॉपिक है, उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चिंताजनक है, 2027 तक पृथ्वी होगी 1.5 डिग्री सेल्सियस और गर्म। तो यह बात चल रही थी, ध्यान रखिए 2030 तक ऐसा आकलन था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, पर यह 3 वर्ष पूर्व ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको WMO अर्थात विश्व मौसम संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट आया है। तो अगले 5 साल में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री तक पहुंच जाएगी 2027 तक। यह आंकड़ा आपको वृद्धि हो रही 66% आशंका दर्शाई जा रही है। इससे क्या होगा कि अल नीनो के कारण अस्थायी रूप से गर्मी देखने को मिलेगा, भीषण गर्मी, और उसके बाद अल नीनो एल नीनो के तहत वर्षा देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको परिघटनाएं घटेगी। तो यह लगातार हम पहले भी चर्चा कर चुके, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो चिंताजनक है, पेरिस समझौता हो या हाल का जो कोप सम्मेलन हुआ है उसमें जो चिंताएं व्यक्त की, सभी पर कवर किया गया है। यह आप जाकर जरूर देखिएगा। PDF भी इसके लिए अवेलेबल कराया गया है, और साथ ही साथ आपको क्या है कि वीडियो एनालिसिस भी कराया गया है। तो आप उसका लाभ जरूर लीजिए, और जो भी क्यूरी है कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हैं, या हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमारा नंबर दिया रहता है हमारी टीम का, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।